हमारी क्लास 7th भी। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पीडी नंबर 12 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा कितना जल उपलब्ध है। कितना जल उपलब्ध है मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसमें कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। आपके बुक में चित्र बना होगा, चित्र 16.4। चित्र 16.4 इसको देखिए आप लोग। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है, मतलब आसमान से अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है कैसी दिखाई देती है? नीली कलर की, नीली आभा लिए, उसमें नीलापन है। ये नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अनुमान ये लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में पानी की मात्रा जो है उसकी वजह से, जो पानी उपलब्ध है पृथ्वी में, उसकी वजह से पृथ्वी नीलापन लिए दिखाई देती है, नीली आभा लिए। ओके, आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। जो हमारी पृथ्वी है ना स्टूडेंट्स, इसका कितना पार्ट? 71% भाग है ना, मतलब आधा होगा पृथ्वी का 50%, 50% आधा होता है, आधे से भी ज्यादा क्या है पृथ्वी में? क्या है? पानी है ना। कितना पानी है? 71%। याद करिए, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। पानी कई जगहों पर पाया जाता है, लेकिन हर जगह जो पानी पाया जाता है वो सारा पानी मानव के लिए यानी हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। और कहाँ पाया जाता है? समुद्रों में, महासागरों में। और ये जो पानी होता है खारा होता है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, जो बर्फ के रूप में भी ध्रुवों पर पृथ्वी के, ये जो यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं, इनमें भी ध्रुवों पर भी क्या पाया जाता है? बर्फ, बर्फ के रूप में पानी होता है। भौमजल जो भूमि में पानी होता है जमीन के अंदर, और वायुमंडल में भी पानी पाया जाता है ना। अब आगे देखते हैं, उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है। जो हमारे लिए उपयोगी है उसको क्या बोलते हैं? अलवण जल। मतलब दूसरी भाषा में, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ताजा जल, है ना स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ताजा जल। ऊपर बताए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अलवण ताजा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 16.2 कीजिए। अब हम लोग करेंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप कौन सी? 16.2। ये क्रियाकलाप सब लोग लिखेंगे। क्रियाकलाप 16.2। सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन कीजिए। वो सारणी मत लिखिएगा, ठीक है। बूझो ये जानकर, जब आप सारणी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखेंगे कि हमारे उपयोग के लिए पानी की जो मात्रा है
वो बहुत कम है। बूझो ये जानकर चकरा गया है कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। जब आप सारणी देखेंगे तो देखेंगे कि जो हम लोगों के लिए उपयोगी जल है उसकी मात्रा कम है। पहेली ने गणना करके बताया कि अलवण जल की लगभग अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। मतलब हमारी पृथ्वी में जो भी 71% पानी है उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी है वो बहुत कम है, 0.006%। बाकी का क्या है, उपयोगी नहीं है, है ना। वो खारा है, कहीं बर्फ के रूप में है, कहीं कुछ है, लेकिन जो हमारे लिए ताजा जल जो उपयोगी है वो सिर्फ इतना है, बहुत कम। ओके स्टूडेंट्स, हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जल बहुत सारा है जो कभी खत्म नहीं होगा, असीमित है। क्रियाकलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? अब आपको आभास एहसास हो गया होगा कि जो उपयोगी जल है कितना कम है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। अब आपको चिंता हो रही होगी कितना पानी कम है ना, और धीरे धीरे ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं जल की अवस्थाएं। क्या बात करेंगे, जल की अवस्थाएं कि कौन कौन सी अवस्था में जल पाया जाता है हमारी पृथ्वी में। तो जल की अवस्थाएं, क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आपको बिल्कुल ये डर लग रहा होगा कि इसी तरह अगर उपयोग करते रहे लगातार तो एक दिन पानी खत्म हो सकता है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जो पृथ्वी में उपयोगी जल है ना, इसकी जो उपलब्धता है यानी उपलब्ध है वो करोड़ों सालों से है। इसी तरह ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं, और ये प्रक्रम है ना, इन्हीं प्रक्रम जो प्रक्रम है इन्हीं प्रक्रमों से करोड़ों वर्षों से जल उपलब्ध होता रहा है, और यही प्रक्रम मिलकर क्या निर्माण करते हैं, जल चक्र। ओके स्टूडेंट्स, आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। ये सब लोग लिख के बताएंगे जल चक्र क्या होता है। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। जो हमारा जल है वो पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ठोस में, जैसे ठोस हो गया हमारा बर्फ, ये ठोस अवस्था है। द्रव जो लिक्विड में है, जो हम लोग उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में, पीते हैं, ये सब द्रव अवस्था में है। और गैसीय अवस्था जो हमारे वायुमंडल में होता है, जो नमी होती है पानी की, है ना, हमारे हवा में नमी के रूप में उपस्थित होता है पानी, ये होता है गैसीय रूप में। तो इन तीनों अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है ना, समझ गए ना, ठोस रूप में। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। द्रव अवस्था में कहाँ कहाँ पाया जाता है जल? जल जो है महासागरों, झीलों, नदियों में भी पाया जाता है, और जमीन के अंदर जिसको भौम जल कहते हैं उसमें भी पाया जाता है। भौम जल मतलब भूमि वाला जल, है ना स्टूडेंट्स। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जलवाष्प मतलब वही नमी, जल के छोटे छोटे जो कण है वो गैसीय अवस्था में
मिले रहते हैं। जल की उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है ना। हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो स्थिर बना रहता है, कम ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यही एक प्रक्रम बनाते हैं, ठोस द्रव गैस मिलकर के। इन्हीं प्रक्रम से क्या होता है, जल की मात्रा स्थिर बनी रहती है। जबकि समस्त मानव, जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। जबकि सब लोग जल का उपयोग करते रहते हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी पानी स्थिर बना रहता है इन्हीं प्रक्रमों से। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? अब तो आपको कुछ राहत मिली होगी। क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप 16.3 आपको इसमें सहायता कर सकता है। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 16.3। ये भी आप लोग सब करेंगे, क्रियाकलाप 16.3। चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। आपके बुक में चित्र बना है, चित्र 16.5। उसमें आप लोग जल चक्र में जो सम्मिलित हैं उनकी संख्याओं को चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए। सारे प्रक्रम सब लोग लिख के दिखाएंगे जो इस क्रियाकलाप में है, वो अस्त व्यस्त लिखे हुए हैं। जैसे पहला वाला है भौम जल, सही करेंगे तो इसी तरह सारे सब लोग लिख के दिखाएंगे सही करके प्रक्रम सारे। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है। सारे जो शहर हैं, नगर हैं, जो शहर सिटी वाले एरिया हैं, वहां पर जल आपूर्ति, जल को पहुंचाने की एक व्यवस्था होती है सब जगह, जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जो मानव क्या करता है, उनको संचालित करता है, उनकी व्यवस्था करता है। जैसे नगर निगम वाले देखते होंगे पानी सप्लाई करते हैं, तो वो मानव ही तो हैं। तो शहरों में ही ये व्यवस्था होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। ये जो पानी सप्लाई होता है कहाँ से लाया जाता है? आसपास की झील, नदियाँ हैं, तालाब हैं, है ना, इनसे ये पानी क्या करते हैं, लाया जाता है। और कैसे लाया जाता है? जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा पाइप बिछाए जाते हैं पानी सप्लाई करने के लिए, तो एक विशेष प्रकार के पाइप का जाल बना देते हैं जमीन में, उसी से पानी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं शहरों में। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। गाँव क्षेत्र में ऐसे नहीं होता है पानी की सप्लाई, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, अब डायरेक्ट वहीं जा करके जहाँ पानी मिल रहा स्रोत, जैसे नदी है, तालाब है, कुआं है, इनसे ही जाकर के आदमी डायरेक्ट क्या करता है, पानी प्राप्त कर लेता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्रोत पानी के। प्राय लोगों यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उनके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। वहाँ सब लोग क्या करते हैं, पैदल जाते हैं पानी लाने के लिए, दूर दूर से बच्चे भी जाते हैं। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है गांव में, कभी कभी बहुत दूर होता है कोई नदी, तालाब या कुआं, जहां पर पानी दूर से लाने के लिए जाना पड़ता है। चित्र 16.6 आप लोग देख सकते हैं बुक में। बच्चों के लिए जल ढोने का ये कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। जो बच्चे हैं गांव में, वो पानी लाने के लिए जो स्रोत से लाते हैं पानी, उनके लिए बहुत ये कष्टकारी चीज़ है, क्योंकि ऐसे में वो क्या करते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते समय से, क्योंकि पानी लाने में ही उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चित्र 16.6 बना हुआ है स्टूडेंट्स, जल लेकर आती महिलाएं। आप लोग इसको देखिए। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें से हमारी जनसंख्या उस जनसंख्या का एक बड़ा भाग, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों पर निर्भर है, वहाँ से पानी लाते हैं। अब ये जो
स्रोत हैं कुआं, नलकूप और हैंडपंप, इनमें पानी कहाँ से आता है? इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है बताइए? इनको भौम जल, भूमि वाला जल से स्रोत मिलता है ना, जो भूमि में होता है वो, वहां से पानी इनको मिलता है ना स्टूडेंट्स। महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। यदि उन्हें जल भी भरकर लाना पड़े तो उनके काम का बोझ और बढ़ जाता है। जो हमारी महिलाएं होती हैं घरों की, उनके पास इतने सारे खुद ही काम होते हैं घर के, अगर वो जल लाने का भी काम करेगी गांव क्षेत्रों में जो लाती महिलाएं, तो उनके लिए काम और बढ़ जाता है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।